नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। आज के दौर में सच बोलना, सच दिखाना बहुत ही मुश्किल है। सच बोलने वाले, सच दिखाने वाले किन किन मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ता है, उसकी मिसाल हमारे सामने है। इस समय जो व्यक्ति हमारे सामने साथ बैठे हैं, इनका नाम है राजकुमार। सोशल एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ जम्मू पुंछ लोकसभा के कंटेस्टेंट भी हैं। चलिए जानते हैं, एक हादसा हुआ इनके साथ, जानते हैं क्या हादसा हुआ, क्यों हुआ और क्या वजह है इस तरह के इनके साथ हादसे हो रहे हैं। राजकुमार जी, पूरी बात बताइए। मीडिया के माध्यम से भी आपने बताया, हम चाहेंगे आप भी बताइए पूरी बात क्या हुई थी। देखिए, बात मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता। बात ये हुई है कि मैं पिछले काफ़ी से कोई 25 से 30 सालों से एक अगेंस्ट करप्शन फाइट कर रहा हूँ मैं। तो जिसमें जो मेन लीड है वो ये था कि माता वैष्णो देवी में मैंने एक स्कैम पकड़ा हुआ है जो फाइट कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील पड़ी हुई है। जो कौन सा स्कैम था ये नकली सोने और चांदी का है जी। जिसमें मैंने नकली सोने चांदी 1500 करोड़ का ये स्कैम है। इसमें बहुत बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। वो भी चल रहा है ड्यूरिंग दी उस प्रोसेस के तहत हाई कोर्ट में रिट पड़ी हुई है। उसमें डीएस ठाकुर जज था, उनकी इन्वॉल्विंग थी, उनको ट्रांसफ़र करवाया क्लोजियम के तहत। वो लंबा प्रोसेस है। बट ये जो इशू है ये क्रिएट होने से पहले मेरी जो रैकिंग है वो पहले से हो रही है। मेरे मोबाइल नंबर या मेरे जो मतलब कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं चाहते हैं कि ये मैटर पहुँच किया जाए जी। थोड़े दिन पहले की बात है, मेरा एक बड़ा करीबी दोस्त था, उसको किस पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं निकला। फिर मैंने अपनी एक रैकरिंग अकाउंट चल रहा था, मैंने उसको ब्रेक करके मैंने कहा पता नहीं इसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, क्या ये रो रहा है मेरे सामने तो पक्का इसकी कोई ज़रूरत है, क्योंकि मैं किसी का दुख देख नहीं सकता सोशलिस्ट हूँ मैं। तो मैंने अपनी रैकरिंग उठवाई और ब्रेक करके उसको मैंने अपने अकाउंट से 50,000 रुपया विड्रॉ करवाया। विड्रॉ करवाने के बाद अनफॉर्चुनेटली कटरा में मेरा एक केस और भी चल रहा है जो 28 लाख का एक और स्कैम आ रहा है कटरा श्राइन बोर्ड का। जे अंशुल गर्ग के हैं, ये 28 लाख का एक और स्कैम आ रहा है। तो सेंटीमेंट से मैं उसके तहत कटरा चला गया तो अनफॉर्चुनेटली मैं उस दिन उसको वो कैश डिलीवर नहीं कर सका। इनफैक्ट कि मेरे मोबाइल में मैसेज आया हुआ है तो मुझे वहां से डाउट लगा। कैश बैंक से विड्रॉ करवाया? हाँ, विड्रॉ तो कराई। मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, मुझे तब लगा कि मेरा मोबाइल नंबर जो है वो ट्रैक पे है और उसकी रैगिंग हो रही है। मैं कैश छोड़ के तो चला गया कटरा। दूसरे दिन लेट हो गया, मैं वापस आया तो वो आदमी जिससे उन्हें देने थे वो लगातार कंटिन्यूसली मेरे साथ कांटेक्ट में है, मुझे पैसे चाहिए, मैं मर जाऊंगा, ये करूंगा। मैंने कहा भाई एक दिन वेट कर, मैं आ रहा हूँ, इमरजेंसी है। दूसरे दिन मैं आया तो रात को मैं आके स्टे किया। मैंने सुबह सबसे पहले वही काम किया, चाय भी नहीं पी। मैं उठा 8:30 बजे, बारिश लगी थी, मैंने कैश उठाई, लिफाफे में डाली, हैंडल के साथ चली तो मैं चल पड़ा। जैसे ही मैं सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के बाहर पहुंचा तो वहाँ पे 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए, हाथ में वेपन था, टोका था, मुझे नहीं पता है। मैं शॉक्ड हो गया, हेलमेट पहनी थी, मैं शॉक्ड हो गया ये कहाँ से आ गई। या तो वो केसी वाली साइड से रॉन्ग साइड से आए या सुपर स्पेशलिस्ट से बाहर आए तो या फिर जो सीढ़ियाँ वहाँ से आ गए। वो उन्होंने आते ही जैसे वो कहते हैं ना बंदर को पता है कि इसके बीच में कुछ खाने के लिए पड़ा, उन्होंने फटाफट लिफाफा खींचा और वो चाबी निकाली मोटरसाइकिल की तो वो ले गए। हाथापाती तो हो ही नहीं, मैं स्टैंड लगाने के मुझे टाइम नहीं मिला। मैंने उनको जैसे ही रोकने की कोशिश की तो आते आते वो उन्होंने चाबी निकाली, आगे निकल गए। फिर फटाफट एक कार वाला जा रहा था, वो मुझे पता है वो सरदार जी थे कार वाले। मैंने दोनों हाथों से उनको रोकने की कोशिश की, रुक जाओ यार, कोई नहीं रुका। फिर मोटरसाइकिल वाला आया, वो भी नहीं रुका। इतनी देर में थोड़ी सी आगे जाते हैं वो चाबी फेंक देते हैं। वहाँ से चाबी उठा के मैं जब तक वापस जाता हूँ उस चौक तक आगे तक, वो पता नहीं वो वहाँ से शालामार चौक चले गए या परेड की साइड चले गए फ्लाईओवर से, या फिर वापस बस स्टैंड की तरफ। एरिया में जहाँ पे थे आप, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास वगैरह? देखिए अब ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है या पुलिस का काम है या फिर और किसी का, मैं उसमें नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैंने इसके लिए डीजीपी साहब, अब सबसे बड़ी बात प्लस पॉइंट क्या है मेरे लिए, प्लस पॉइंट क्या मुझे कहाँ पे शक हुआ, मैंने 2 नंबर सेव किए हुए थे, एसएसपी चंदन कोहली का और डीजीपी कुलदीप हुड्डा का। दोनों नंबर ब्लॉक में है। अब मैं एक प्रोमिनेंट सिटीजन हूँ, सोशलिस्ट हूँ, मतलब आपके मेरे दोनों नंबर उन्होंने ब्लॉक किए हुए, डीजीपी ने भी और एसएसपी ने भी। वो था पब्लिक सर्वेंट। अगर पुलिस मेरा नंबर सारी ब्लॉक कर रही है तो कहीं ना कहीं जाके ये कंट्राडिक्शन में आता है कि वो मेरे नंबर क्यों सेव कर रहे हैं। इट इज़ आल्सो वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ द होम डिपार्टमेंट, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट जो है वो किसी का भी नंबर ब्लॉक नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, वो रूलिंग एसएसपी जम्मू है, उसको ये पता होना चाहिए कि मैं एसएसपी हूँ, किसी को इमरजेंसी पड़ती है, एक मजिस्ट्रेट हो गया रूलिंग और एक एसएसपी हो गया, ये नंबर ब्लॉक नहीं कर सकते। आपको कैसे पता, इतनी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि वाकई ब्लॉक किया हुआ है? मैंने उसमें उनको जब मैं फोन क्या कहते मैसेज किया तो वो ब्लॉक में आया, वही नंबर उठाया मैंने दूसरे नंबर पे सेव करके डाला तो वो मैसेज चला गया। इनफैक्ट डीजी साहब ने सीन भी किया।
दूसरे मोबाइल से किया तो सीन भी हुआ। एसएसपी साहब को मैंने फ़ोन दूसरे नंबर पे किया, वो भी सीन हुआ। मतलब जो मेरा एक ऑफिशियली नंबर है वो ब्लॉकिंग में है। ये राजकुमार जी इस तरह की घटना ये पहली बार हुई है, पहले भी आपके साथ इस तरह से घटनाएं हुई देखिए हैं? पहले मेरे, अगर आप मेरा 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस देखें, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर भी मेरे साथ यही हुआ। कुछ कैसे है, कुछ कुदरत के होते हैं। जब मैं अपने होम टाउन में था वहाँ पे भी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। लोग एलिगेशन लगाते हैं, मैं कहता हूँ मेरे पास एविडेंस है, ये एविडेंस आपके सामने पड़े हुए हैं। लोग एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन का एविडेंस कोई नहीं होता। ये होम डिपार्टमेंट के लेटर पड़े। मेरी सिक्योरिटी 2013 से इशू की हुई है डीपकाम साहब ने। डीसी साहब ने 4 रिमाइंडर कर दिया एसएसपी साहब को, मेरी सिक्योरिटी रोकी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ पुलिस से, भाई अगर कोई दुश्मनी है तो आप मेरे को गोली मार दो, मैं कौन सा डर रहा हूँ आपके साथ। लेकिन आपने मुझे 14 महीने जेल रखा है, तो मेरा ट्रायल तो कीजिए। जेल में तो आपने रख लिया इलीगली। जो आईटी एक्ट जम्मू कश्मीर में 370 टूटने के बाद लागू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ब्रेक डाउन कर दिया उस सेक्शन को। आपने एफआईआर कोर्ट के माध्यम से कैसे लॉन्च की, मुझे बता दीजिए। और अगर आपने एफआईआर लॉन्च की है, मुझे 14 महीने आपने जेल में रखा, तो अब उसका ट्रायल कौन करेगा? ये किस चीज़ के लिए आप 14 महीने जेल रहे, ये भी जानना चाहेंगे? मैंने रिट फाइल की थी, वैष्णो देवी वाला जो नकली सोना चांदी, हाई कोर्ट में रिट फाइल की। 3 करोड़ मुझे ऑफर आई, मैंने ठुकराई। वो रिकॉर्डिंग करके मैंने कोर्ट में लगाई। मैं नहीं बिका, जज डीएस ठाकुर बिक गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर आपने मुझे जेल में रखा, एफआईआर लॉन्च की है, तो ट्रायल तो कीजिए या डिसमिस कीजिए। एफआईआर में क्या था, क्या आपने क्राइम किया था? उन्होंने उसमें एफआईआर बनाई कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके उसमें उन्होंने एक पोस्ट डाली कि आपने जजेस और वकील को गाली निकाली है। तो मैंने कहा ठीक है सर, जजेस और वकील को गाली निकाली तो आप रिट की वो करिए। तो अगर आपने एफआईआर लॉन्च की है तो मुझे आप वो कर लीजिए, क्या कहते हैं, ट्रायल कीजिए। अब ना वो ट्रायल कर रहे हैं, ना वो केस को उसमें प्रोसीडिंग में ले रहे हैं। और रोज़ मैं जहाँ जाता हूँ मेरा नंबर ट्रैकिंग पे है, रोज़ जहाँ पे जाता हूँ मेरे साथ कोई ना कोई एपिसोड। इससे पहले भी मेरे से हुई है, लेकिन वो भी मैंने एफआईआर लॉन्च की है। इनफैक्ट ये कपड़े तक मैंने दे दिए एसएसपी को, सर ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे से स्नैचिंग हुई है और ये मेरे कपड़े हैं, मेरे को हाथापाती हुई है। एक सवाल ये भी उठता है, आपने कहा डिपकाम जम्मू जे जो उन्होंने आपको सिक्योरिटी के लिए आपको परमिशन दी थी, तो अभी तक सिक्योरिटी नहीं मिली। पर एक किरण पटेल जो गुजरात से रहने वाला है, उन्हें जेड सिक्योरिटी दी जाती है। वो किस तरह से जम्मू कश्मीर के प्रशासन को, जो सुरक्षा एजेंसियों को, उन्हें बेवकूफ़ बनाता है, प्रोटोकॉल एंजॉय करता है, 5 स्टार होटल्स, हमारे जो जितने भी सुरक्षा बल हैं उनके साथ फोटोग्राफ्स खिंचवाता है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से मिलता है, इंडस्ट्रीज से मिलता है। यानी कि उन्हें उनकी क्या चेकिंग नहीं हुई थी, उनके क्या डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए थे कि जेड सिक्योरिटी किस तरह से प्रदान की। और एडीजीपी जो श्री कश्मीर है वो कहते हैं, जो विजय कुमार जी हैं, ये जो सिक्योरिटी लैब्स नहीं, पर हाँ गलती है। ये एक बड़ा सवाल है कि जिन्हें सुरक्षा देनी है वो उन्हें दे नहीं रहे, और एक बंदा जो आपको बेवकूफ़ बना गया और जेड सिक्योरिटी भी ले गया, प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर गया, और पीएमओ ऑफिस का वो बता रहा है कि वहाँ का एक आला अधिकारी है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं जनता में इस तरह के किस तरह का मैसेज देखिए, ये एक इन्वेस्टिगेशन मैटर है। मैं ये नहीं कहता हूँ, इनफैक्ट कि जो मेरी कंप्लेन है वो भी पीएमओ ऑफिस से आई हुई है। मेरी सिक्योरिटी डिपकाम ने दी है, डीसी तक आगे आगे पुलिस के आगे वहाँ पे रुक गई है। अब 2007-8 की मैं बात बताऊँ, यहाँ पे एसएसपी मुकेश सिंह थे, उन्होंने भी एक कॉन्स्पिरेंसी खेल दी। नगरोटा से 6 मिलिटेंट पकड़े। जब मैंने आरटीआई फाइल की, उसकी एफआईआर मांगी, 6 के 6 रिलीज़ है और मेन लीड पेपर है डेली एक्सेसर उसकी। आप बड़े ऑफिसर्स पे, पुलिस को भी घेरे में ले रहे हैं। नहीं, मेरी जाति दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। मैं कह रहा हूँ, पुलिस को कह रहा हूँ, 47 ईयर के बाद आप खुद सोचिए, आप मीडिया में बैठे, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर सोचेगा कि आफ्टर 47 ईयर पहली एफआईआर मेरे पे लॉन्च हो रही है, मैं कितना बड़ा क्रिमिनल हूँगा। आप बता दीजिए। आई वाज द एम्प्लॉई ऑफ द टॉपेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है, आप एफआईआर लॉन्च कीजिए, उसको प्रॉपर चेक। अब मेरे पे एफआईआर लॉन्च की, मुझे 14 महीने जेल रखा, पर ट्रायल तो कीजिए। आप इतना कड़वा सच बोलते हैं, तो ये चीज़ें तो अगर मैं सच को सच ना बोलूं तो फिर मैं इंसान कैसा। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे सेंटीमेंट कुचले गए। आज के दौर में जितना सच बोलोगे उतना आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैम एक्चुअली आपको बताऊं, माय पेरेंट्स वाज एलिमिनेटेड बाय द एजेंसी। My mother was eliminated by the agency. During the jail, my father was eliminated by the agency. In fact, कि बड़े शर्म की बात है कि मेरे घर से 2.5 किलोमीटर जेल है, मुझे संस्कार में भी शामिल नहीं होने दिया। यहाँ तक कि गवर्नमेंट 4-4 हज़ार किलोमीटर तक संस्कार में ले जाती है। उसके बाद भी अब आगे बढ़ रहे हैं। अब नहीं, देखिए, अब मेरे पास खोने के लिए बचा क्या है? मैं तो अभी फ्री माइंडेड हूँ, मेरे पास खोने के लिए बचा क्या है? माई प्रॉपर्टी ऑलरेडी इंक्रोज। तो आपने सच बोलकर खोए हैं ना सर। तो मैम मेरे को ये बताइए, आया तो कुछ अब नहीं ना। कोरोना में जो लोग चले गए हैं, मुझे ये बताइए, जो कोरोना में चले गए तो वो क्या लेके चले गए?
अब जो आपने जैसे ये पीएमओ ऑफिस का सिक्योरिटी का मैटर उठाया, तो अब उसमें बताइए, मैं आपको प्रूव करके देता हूँ वो कहाँ से आया कहाँ चलता है, लेकिन मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं हूँ। यू आर पब्लिशर, यू आर नॉट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप टाइम फोर्स करेंगे कि उसको स्टोरी को 3 बार 4 बार लगाएं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो बैठी हुई है उसका एक रोल है। ये मेरे लिए बड़ा शॉक्ड है कि रूलिंग एसएसपी एंड रूलिंग डीजीपी ब्लॉक्ड मी। या तो वो मेरे से डरते हैं, डेलिबरेटली वो डरते हैं, तभी तो उन्होंने ब्लॉक किया। अगर मैं उनको कोई मैसेज कर रहा हूँ या कोई एसएमएस से कर रहा हूँ तो वो इन्वेस्टिगेशन करें, अदरवाइज वो मेरे से डरते हैं। और मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ उनको कि अगर आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ को ट्रुथ इज ट्रुथ एंड ऑलवेज इज ट्रुथ, हाई कोर्ट के जज के खिलाफ अगर कार्रवाई हो सकती है तो आप सेफ नहीं है। बिल्कुल, वो तो कानून के दायरे में तो हर कोई आता है। इसमें मेरे लिए 50,000 मनी डजेंट मैटर देयर। मेरे लिए 50,000 मनी कोई, जहाँ एप्लीकेशंस दी हैं, जहाँ पर एक किया मेल वगैरह, वहाँ से कोई रिप्लाई आया? देखिए ये चले गए हैं, अब इसमें मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन चीज़ है क्या, एक्शन क्या है, उसके बाद मैं 156 की कार्रवाई में आ जाऊँगा। 163 कोर्ट की कार्रवाई है, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या करना है। जी, तो हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे यहाँ के? देखिए आपके माध्यम से मेरा तो गवर्नमेंट, मेरा एलजी, अब प्लस पॉइंट मैं जहाँ बोलना भूल गया कि एलजी साहब को मैंने 10 कम्युनिकेशन दिए फॉर अपॉइंटमेंट। भाजपा का कोई भी लल्लू पंजू जो आदमी होता है वो चला जाता है तो उनको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। कोई भी जो लीडर है या कोई ऐसा, मतलब वो कहते हैं ना हाच पाच लीडर, वो जाता है उनको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। लेकिन मैं पिछले 1 साल से कम 10 कम्युनिकेशन भेज चुका हूँ एलजी ऑफिस में, मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए, मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए, मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए। मेरे पास कुछ इशू हैं, मैं उनको अपोज करना चाहता हूँ। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर 115 बैकडोर अपॉइंटमेंट है जो मेरे जेब में पड़ी हुई है, पर मैं किसके पास जाऊं? एसीबी ने 1 करोड़ 30 लाख का नुकसान सरकार का करा दिया, अभी तक खामोश है। आरटी ऑफिस के अंदर 9 करोड़ का स्कैम हो गया, लेटेस्ट 2 महीने पहले की बात है, जिसमें जो पैसेंजर टैक्स का आया वो मेरी आरटीआई है। तो मैं कह रहा हूं, मैं करप्शन के खिलाफ अगर आवाज उठा रहा हूं तो मेरी कोई सुनना तो है। आपको लगता है राजकुमार जी आपके अकेले आवाज उठाने से ये करप्शन खत्म हो पाएगा? 101%। अकेले आवाज मैं कहता हूं एक आदमी देश को बदल नहीं सकता, एक आदमी दुनिया को बदल नहीं सकता, एक आदमी देश को बर्बाद कर सकता, सुधार नहीं सकता। ये बात मैं कर देता हूं। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि मैं बंदूक ना उठाऊं। ये तो आप बंदूक उठा के क्या करेंगे? ये तो देखिए बात तो वही है कि मैं बंदूक क्या सॉल्यूशन है? मैं मिसाइल लेके तो आऊंगा नहीं ना, लेकिन कम से कम वो ऑफिसर जो काम नहीं कर रहा उसके लिए तो मैं परेशानी बन जाऊं। क्योंकि मैंने आपने मुझे पूछा कि बंदूक कौन सी डॉक्यूमेंट के आधार पर है? कौन सी? देखिए ये तो कलम की बंदूक अभी चल रही तो है। कह रहे हैं आपको ये कलम की बंदूक क्लियर चल रही कीजिए, है। नहीं तो कल को आपके ऊपर कार्रवाई नो हो इशू, जाएगी। मेरे लिए कोई बात नहीं है। मैंने आपने बंदूक का नाम, बंदूकें बड़ी तरह की होती है। बंदूक तो कलम की है, जो जो हमें करने वाली होती है, और एक कलम की बंदूक। संविधानिक बंदूक मिली है, संविधान के तहत। आप देख लीजिए, आप अगर आज कवरेज कर रहे हैं तो आप संविधान के तहत कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट की बात आप कर रहे हैं, वेयर इज योर फंडामेंटल ड्यूटीज? आप फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें। एक ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, तो वो फंडामेंटल राइट के सारी संविधान के तहत अपॉइंट हुआ है। जब संविधान नहीं है तो कुछ नहीं। मेरे पास बंदूक जो है वो कलम की है, और मैं जो कंटिन्यूसली लेके चल रहा हूँ मैं। धन्यवाद राजकुमार जी। ये थे हमारे साथ जो कि सोशल एक्टिविस्ट, सारे आरटीआई एक्टिविस्ट राजकुमार जी। आपने साफ तौर पर देख लिया आज के दौर में सत्य बोलना, सत्य दिखाना कितना मुश्किल और हानिकारक भी हो सकता है। कितनी प्रताड़ना इन्हें सहनी पड़ी है, और अब तो ऑफिसर भी इनसे डरते हैं और ये कहते हैं मेरे पास एक ही बंदूक है। वो मैं क्लेरिफिकेशन कर दूं, क्योंकि आजकल बंदूक का नाम लेते ही आपके ऊपर या तो पीएसए लग जाता था, कोई ना कोई आपके ऊपर धाराएं लग जाती। पर इन्होंने ये कहा कि कलम की बंदूक है, कलम की ताकत से बढ़कर कोई भी ताकत नहीं। ये डॉक्यूमेंट्स इनके पास है, ये बता रहे हैं कि किस तरह से इन्हें प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा और उसका किस लिए खमियाजा भुगतना पड़ा कि जो बड़े बड़े स्कैम इन्हें आरटीआई के माध्यम से सामने लाए, उन्हें एक्सपोज किया, उसी की वजह से आज ये भुगत रहे हैं। हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, पर कैसे होगा ये बड़ा सवाल रहेगा कि जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। राजकुमार जी के साथ क्या हो रहा है ये भली भांति आप भी सुन रहे हैं, जनता भी देख रही है, हम भी समझ सकते हैं कि आखिर इनके पीछे कितनी परेशानी होगी। जो सच को बोल रहा है, सच को दिखा रहा है। इन्होंने कहा 14 महीने जेल भी काट चुके हैं महज सच के लिए, अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाने दिया। तो इससे बड़ी और क्या विडंबना की बात होगी। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।